एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह मार्च 15 2023 का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का। इनएक्शन एंड इंटरवेंशन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सेम सेक्स मैरिजेस की क्या लेजिटिमेसी है भारत के समाज में, सरकार की नज़र में और कोर्ट की नज़र में। सेम सेक्स मैरिजेस समझते हैं ना, मैरिजेस बिटवीन गे एंड लेस्बियन कपल्स। चलिए शुरू करते हैं इस क्विज़ के साथ में अपनी क्लास को। आर्टिकल पढ़ते हुए सिर्फ ट्रांसलेशन में खो नहीं जाना है, साथ में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन हर एस्पेक्ट को कवर करना है। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं ग्रामर वोकैब की, ध्यान से समझो। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को एक ट्राई देंगे, कोशिश करेंगे 7 में से 7 मार्क्स मिलें। चलिए शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी इनएक्शन एंड इंटरवेंशन। देखिए, इनएक्शन क्या होता है? किसी चीज़ पे एक्शन ना लेना, उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देना। और इंटरवेंशन का मतलब होता है जी दखल अंदाजी या पंचायती, किसी मामले में फटे में टांग अड़ाना, मीडिएशन या इंटरफेरेंस। कह रहा है इनएक्शन और इंटरवेंशन जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे जुड़े हुए हैं? अगर कोई सोशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इशू है और सरकार उस पर इनएक्टिव होकर के बैठ जाती है, उस इशू पे कोई कानून नहीं बनाती है, तो फिर कोर्ट का इंटरवेंशन उस इशू पे जस्टिफाइड है। कोर्ट अगर उस इशू में अपनी टांग फंसाए, अपनी जजमेंट पास करे, तो समझ लो ये कोर्ट की जिम्मेदारी सी है। आ रही है बात समझ में? सरकार अगर इनएक्टिव होगी जिस मामले में, कोर्ट का इंटरवेंशन वहाँ पे सही बैठ जाता है, मतलब टेक्निकली वो बिल्कुल सही है। तो ये इसके टाइटल का मीनिंग है। चलिए अब देखते हैं किस मुद्दे की बात हो रही है, कहाँ पे सरकार इनएक्टिव है। कह रहा है जी लेजिस्लेटिव इनएक्शन ऑन सोशल इश्यूज विल लेजिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन। कह रहा है जी जो लेजिस्लेटिव इनएक्शन है, इनएक्शन तो आप समझ ही गए, एक्शन लेना ही नहीं, बैठ जाना किसी चीज़ के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर, काम नहीं बढ़ाना आगे। और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो, जो कानून बनाने से रिलेटेड हो, जो हमारी संसद से रिलेटेड हो। कह रहा है जी पार्लियामेंट्री इनएक्शन जो है, संसद से जुड़ा हुआ जो समझ गए ना, इस तरह का जो काम है। और किस पे? सामाजिक मुद्दों पे, सोशल इश्यूज़ पे। कह रहा है ये काम ही अपने आप में लेजिटिमाइज कर देता है, वैधानिक बना देता है, सही बना देता है जुडिशियल इंटरवेंशन को, यानी कि कोर्ट की दखलंदाजी को। तो जो बात मैंने आपको ऊपर बताई ना, उसी को टाइटल पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सामाजिक मुद्दे पे अगर सरकार आगे आकर के कोई फैसला नहीं लेगी, कंक्लूसिव समझ गए ना, मेजर नहीं उठाएगी, तो फिर कोर्ट को तो बीच में आना ही पड़ेगा। समाज के लिए अपनी टांग कोर्ट को बीच में फंसानी पड़ेगी उस मुद्दे के बीच में। इनएक्शन आपका सब्जेक्ट है, विल लेजिटिमाइज इसकी वर्ब है। लेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को लेजिटिमेट बनाना, किसी चीज़ को वैधानिक बनाना, किसी चीज़ को सही बनाना, लेजिटिमाइज, है ना। इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस, मीडिएशन, समझ गए ना ये वर्ड। चलिए अब ये आर्टिकल क्या है, फुल ऑफ ग्रामर है आज का। वोकैब भी मिलेगी आपको, ग्रामर भी मिलेगी। एक बार जल्दी से सारी इसकी वोकैब पे नज़र डाल लेते हैं। सारे वोकैबलरी के वर्ड्स देख लोगे शुरू में ही, इंपॉर्टेंट वाले, फिर आर्टिकल पढ़ते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही जल्दी से एक लाइक और एक शेयर दे दो क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। आपके लाइक्स और शेयर से ये क्लासेस काफ़ी आगे तक पहुंचती हैं दूसरे स्टूडेंट्स तक। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए अपनी वो कैब शीट है, इम्पिंज ऑन से शुरू करना है, सेक्रामेंट तक जाएंगे। 6-7 वर्ड्स हैं अपने पास, नए और पुराने। थोड़ा सा आपको शोर लग सकता है आज बाहर से, मैं कैसी रिमोट लोकेशन पे हूँ, हाईवे के पास है, गांव के अंदर ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, हाईवे पे बड़े बड़े ट्रक्स गुजर रहे हैं ना, तो उनका हॉर्न बज रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा कर लेना आज। इम्पिंज ऑन या इम्पिंज अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, किसी चीज़ पे बुरा परिणाम, बुरा इफेक्ट छोड़ना, या फिर किसी मामले में अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना। आ रही बात समझ में?
हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रभावित करना या अतिक्रमण करना, प्रभावित करना या अतिक्रमण करना। द न्यू लॉ में इम्पिंज ऑन या इम्पिंज अपॉन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नया लॉ जो है प्रभावित कर सकता है पत्रकारिता की आज़ादी को या अतिक्रमण कर सकता है पत्रकारिता की आज़ादी पे। आज़ादी को प्रभावित किया या आज़ादी के अंदर घुस गया बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स, उसके ऊपर समझ गए ना, अपना कब्जा जमा लिया, अपने हिसाब से उस आज़ादी को बदल दिया। तो ये होता है इम्पिंज ऑन या इम्पिंज अपॉन। अब देखो इम्पिंज ऑन या इम्पिंज अपॉन से मिलती जुलती फ्रेजल वर्ब है एनक्रोच ऑन। एनक्रोच ऑन, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब यही है कहीं पे घुस जाना, अपने लिमिट्स को पार, है ना, अतिक्रमण कर लेना। ये जो है ना फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। ट्रैम्पल अपॉन भी इसका सिनोनिम है, वॉयलेट ब्रीच भी इसका सिनोनिम है, इम्पैक्ट भी इसका सिनोनिम ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो आज आपको एनक्रोच वर्ड आर्टिकल में देखने को मिलेगा। चलिए अगला वर्ड है अपने पास मैरिटल। देखिए मैरिटल बना है मैरिज से, और मैरिज का मतलब होता है शादी। तो जो चीज़ शादी से जुड़ी हो वो होती है मैरिटल। जैसे मैरिटल काउंसलर हो सकता है, मैरिटल लॉयर हो सकता है, मैरिटल प्रॉपर्टी हो सकती है, मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। शादी से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, कोई भी बातचीत, उसके लिए अगर एडजेक्टिव लगाना हो तो आप लगाएंगे मैरिटल। द गर्ल रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू हर मैरिटल होम आफ्टर द इंसिडेंट। लड़की ने घर जाने से मना कर दिया, और कौन से घर? शादी से जुड़े हुए घर में, मैरिटल होम में, यानी अपने ससुराल में। मैरिटल होम समझिए ना, ससुराल में। और कब? इस इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद। इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं ना अपने न्यूज़ में, तो ये मैरिटल वर्ड इस तरीके से आपको दिमाग में बिठाना है। अब ये मैरिटल बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसके कुछ एडवांस सिनोनिम्स हैं, नप्शल और कंजुगल। नप्शल और कॉन्जुगल। आज वैसे तो ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन किसी क्लास में किसी आर्टिकल में इन वर्ड्स को भी देखोगे। आज तो आप मैरिटल वर्ड को ही देखने वाले हो, ठीक है। कॉन्जुगल, नप्शल दोनों दिमाग में बिठा लेना। मैरिज के लिए, मैरिज से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए एडवांस सिनोनिम्स हैं। चलिए सोलेम, ये वर्ड 4-5 दिन पहले आया था। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सिंसियर या किसी चीज़ का सिंसियर या सीरियस होना। जिस चीज़ में हंसी मजाक ना हो, मखौल ना हो, एकदम सिंसियरिटी के साथ वो काम हो रहा हो, तो वो चीज़ हो जाता है सोलम। जैसे सोलम प्रॉमिस ऐसा प्रॉमिस है जो आप किसी से दिल से करते हैं और पूरे इरादे के साथ में करते हैं। सोलम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आप पूरी गंभीरता के साथ में किसी के साथ सामने रख रहे हैं, बिना किसी, समझ गए ना, लाइट मूड में नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली, बहुत ज़्यादा ग्रेव या सीरियस मूड के अंदर। तो इस तरीके से सोलम एडजेक्टिव को आप याद रखेंगे। अब इसी से एक वर्ब बनती है सोलमनाइजेशन, और उस वर्ब का मतलब होता है किसी ऐसे रिचुअल को या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को सबके सामने परफॉर्म करना जो कि आपके लिए बहुत होली है, बहुत सैक्रामेंट है। ये वर्ड आप सोलेमनाइजेशन जो है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोलेम, इसके आगे IJATION। इसका मतलब होता है किसी रिश्ते को, किसी रिचुअल को सबके सामने परफॉर्म करना, जो रिश्ता आपके लिए बड़ा सीरियस और सिंसियर है और बहुत जिसकी आप आदर करते हो, जैसे कि शादी का रिश्ता। सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का मतलब है किसी मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म करना, पंडित को बुला के, पादरी को बुला करके, मुल्ला को बुला करके, जो भी काम करते हो आप, जैसे भी शादी करते हो, सोलेमनाइजेशन। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। समझ आ गया ना। समाज में जिस चीज़ की बहुत वैल्यू हो, ऐसे रिचुअल को सबके सामने पब्लिकली परफॉर्म करना, सोलेमनाइजेशन। सोल्जर्स आर बाउंड बाय सोलेम ओथ ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर मदरलैंड। सोल्जर्स जो हैं बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं उस सीरियस और सिंसियर ओथ के साथ में, उस वादे के साथ में, शपथ के साथ में, जो है प्रोटेक्ट करने का अपनी मातृभूमि को। सिंसियर, अर्नेस्ट, सोबर इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आएगा वर्ब फॉर्म में। थोड़ा मैं टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन कनेक्ट करके चीज़ों को दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके। सोलेम और सोलेमनाइजेशन दो अलग अलग वर्ड्स नहीं है, एक ही वर्ड से बने हैं, एक ही जैसा मीनिंग रखते हैं। अगला वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है कुंठा। ऐसी चीज़ जो एक सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस हो प्रैक्टिकली, लेकिन वास्तव में कोई वो सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस नहीं है। स्टिग्मा कोई भी चीज़ हो सकती है, जो चीज़ आपको लगता हो कि वैसे तो गलत नहीं है, लेकिन लोग उसको गलत समझते हैं, है ना। एशियन फीमेल पॉपुलेशन इज स्टिल फाइटिंग द स्टिग्मा अराउंड गर्ल्स परसुइंग हायर एजुकेशन एंड रनिंग बिजनेसेस। एशियन फीमेल पॉपुलेशन जो है, एशिया की जो औरतों की आबादी जो है, आज भी फाइट कर रही है इस स्टिग्मा से, इस कुंठा से, जो है लड़कियों के हायर एजुकेशन को परस्यू करने की और बिजनेसेस को रन करने की। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड है अपना कंटिंजेंट। देखिए कंटिंजेंट का मतलब होता है सेकेंडरी, जो प्राइमरी ना हो, जो अनसर्टेन हो लेकिन पॉसिबल हो। समझ आ रही है बात। प्राइमरी चीज़ तो कुछ और है, मेन चीज़ तो कोई और है, जो साइड एक्टर है ना वो हो जाता है कंटिंजेंट। इसको इंसिडेंटल भी बोल सकते हैं। द प्रोजेक्ट ओवरशॉट इट्स बजट बिकॉज ऑफ कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर्स। प्रोजेक्ट ने ओवरशूट कर दिया। ओवरशूट की सेकंड फॉर्म है ओवरशॉट। ओवरशॉट का मतलब होता है आगे शूट कर देना, आगे तक बढ़ जाना।
तो प्रोजेक्ट जो है बहुत आगे तक शूट कर गया अपने बजट को, बहुत आगे तक ले गया अपने बजट को। और किसकी वजह से? ऐसे खर्चों की वजह से जो कंटिजेंट थे, जो सेकेंडरी थे, जिनके बारे में शुरू में सोचा नहीं गया था, है ना। तो ये खर्चे बड़े हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट का बजट जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। फील ले पा रहे हो उस वर्ड की, इंसिडेंटल की, कंटिजेंट की? चलो, बाकी जब ये वर्ड्स आर्टिकल में आएंगे वहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दूंगा ताकि रियल लाइफ से इनको कनेक्ट कर सको। वर्ड्स को रियल लाइफ का पार्ट बना लो अगर इंग्लिश में वोकैब को मास्टर करना है तो। चलिए, एक वर्ड है इनसरमाउंटेबल, एडजेक्टिव है, वन वर्ड है, आप जानते हैं इसको। ऐसी चीज़ जिसको माउंट ना कर पाओ, ऐसा पर्वत, ऐसा माउंटेन जिस पे चढ़ ना पाओ, ऐसा काम जिसको अकॉम्प्लिश करना बहुत ही मुश्किल है, इनसरमाउंटेबल कहलाएगा। नथिंग इन दिस वर्ड इज़ इनसरमाउंटेबल इफ़ यू पजेस्ट डिज़ायर एंड डेडिकेशन। इस दुनिया में कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं, इनसरमाउंटेबल नहीं, अगर आपके पास डिज़ायर है और डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर इरादा है और आपके पास मेहनत करने का जज्बा है। तो इनसरमाउंटेबल या इम्पॉसिबल इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, ऐसा पहाड़ जिसको माउंट करना बहुत मुश्किल है, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, वहाँ से इस वन वर्ड को बनाया गया है, इनसरमाउंटेबल। लास्ट वर्ड है सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब होता है एक सेक्रेड रिलीजियस रिचुअल, एक ऐसा धार्मिक रिवाज जो बड़ा सेक्रेड मानते हैं, जिसको आप समझ गए ना, संस्कार, हिंदी में बोलते हैं संस्कार, सैक्रामेंट को संस्कार। बर्थ एंड मैरिजेस आर टू डिफरेंट या टू इम्पॉर्टेंट सैक्रामेंट्स इन मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स। शादी और बर्थ जो हैं दो इम्पॉर्टेंट संस्कार हैं ज़्यादातर रिलीजन्स में, ज़्यादातर धर्मों में। इसको हमाम भी बोलते हैं। आज ये वर्ड सैक्रामेंट आर्टिकल में देखेंगे। डिटेल में हो गए सारे वर्ड्स, जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि हमारे देश में सेम सेक्स कपल्स के अंदर रिलेशनशिप्स जो हैं वो सही करार की गई हैं, उनको इललेजिटिमेट नहीं बनाते हैं आजकल। कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स, अगर आप गे हैं या लेस्बियन हैं और अगर आप किसी दूसरे गे या लेस्बियन कपल के साथ में रहना चाहते हैं तो आप बड़े प्यार से रह सकते हैं, सरकार को इससे कोई भी परेशानी नहीं है। पहले थी, आज से 10-20 साल, 5 साल, 10 साल पहले। अब ये आर्टिकल ये कह रहा है कि यही काफ़ी नहीं है, इनको साथ में रहने देना या ना रहने देने का सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि ये शादी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में इतने अधिकार इनको मिल चुके हैं कि गेज और लेस्बियंस शादी भी कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार का इस मामले पर राय थोड़ी डिफरेंट है। भारत सरकार ये कहती है कि ये हमारे तय करने के लिए नहीं है कि शादी होगी या नहीं होगी, ये समाज तय करेगा। हम समाज के खिलाफ नहीं जाएंगे, रिलीजन्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। गे और लेस्बियंस को अभी भी शादी करने का हक अगर ये मांग रहे हैं ना, तो समाज से पूछो, हमसे मत पूछो। तो इनएक्शन सा दिखाया गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों तक। फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन कर रही है और एक संवैधानिक बेंच बिठा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो इस मामले के ऊपर अपना फैसला सुनाएगी। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकार इनएक्शन दिखा रही है एक सोशल इशू पे, और जब जब इनएक्शन दिखाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बिल्कुल जस्टिफाइड होता है। आज की टोन है जस्टिफाइंग, जस्टिफाई करके सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को सही ठहरा रहा है। साथ ही दोनों के अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सरकार और कोर्ट के, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रख रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू करते हैं जल्दी से। कह रहा है जी, द कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू रिफर टू ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द इशू of granting legal recognition to same-sex marriages can be seen as an important step towards ensuring gender equality, despite apprehension that it is encroaching on the legislative domain। कह रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, और कौन सा डिसीजन? रिफ़र करने का, आगे भेज देने का। और किसको, कहाँ पे रिफ़र किया गया है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ, एक संवैधानिक पीठ की तरफ, और किया गया है इस इशू को, इस मामले को जो है ग्रांट करने का, दे देने का। और क्या चीज़? कानूनी पहचान, लीगल रिकॉग्निशन। और किन को? सेम सेक्स मैरिजेस को, ले और गे और लेस्बियन कपल्स के बीच की मैरिजेस को। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना सुप्रीम कोर्ट का, जो देख करके लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ही मामले में टांग फंसा रही है। कह रहा है ये डिसीजन चाहे आपको कैसा भी लगता हो, लेकिन कैन बी सीन, इसको देखा जा सकता है पैसिव वॉइस में। और कैसे? एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे जो है इंश्योर करने का, पक्का करने का, सुनिश्चित करने का जेंडर इक्वालिटी को। और कह रहा है ये सारा काम कैसे होगा? बावजूद इस एप्रीहेंशन के, बावजूद इस डर के, इस आशंका के कि दैट वो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इट जो है एनक्रोच ऑन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपनी लिमिट से। और किस पे? लेजिस्लेटिव डोमेन में, संवैधानिक डोमेन में। लेजिस्लेटिव डोमेन मतलब कानून बनाने का दायरा। तो ये सारे काम जो है ना पार्लियामेंट के होते हैं। सेम सेक्स मैरिजेस का क्या होगा, हो नहीं पाएंगी या हो पाएंगी,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठा रहा है ना, तो आप इसको देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक ज़रूरी चीज़ थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए। चाहे आपको कितना भी आशंका लग रही हो कि सुप्रीम कोर्ट बिना बात इस मामले के बीच में फंस रहा है, ये काम पार्लियामेंट का है, ना कि कोर्ट का। सेंटेंस की सोल पकड़ में आ गई ना। कोर्ट के डिसीजन की वर्ब है कैन बी सीन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है डाउट, आशंका, डर, फियर, किसी चीज़ को लेकर के मिसगिविंग या डिस्ट्रस्ट। इट की वर्ब है इज एनक्रोचिंग, इट आया है कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। और एनक्रोच ऑन या इम्पिंज ऑन या ट्रैम्पल अपॉन, इन सब का मतलब होता है किसी मामले में अंदर घुस जाना, अपनी लिमिट्स के पार अतिक्रमण कर लेना। चलिए, कुछ बच्चों का सवाल था टेलीग्राम ग्रुप में कि सर कोर्ट्स का डिसीजन लिखा हुआ है यहाँ, और कभी कभी ऐसा आता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ठीक है, कभी कभी लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, या कभी कभी लिखा होगा आरबीआई बैन। तो आरबीआई बैन लिखें या आरबीआईज बैन लिखें, क्या लिखें दोनों? देखो ऐसा है, ये जो कोर्ट है, आरबीआई है, सरकार है, ये पर्सोनिफाइड नाउंस हैं। पर्सोनिफाइड नाउंस मतलब इनको इंसान की तरह हम ट्रीट करते हैं, और इनका पजेसिव बनाना पॉसिबल है। जनरली आप किसी दूसरे नाउन का पजेसिव नहीं बना सकते हो जो पर्सोनिफाइड ना हो। जैसे सोफ़ा है, सोफ़ा कोई पर्सोनिफाइड नाउन नहीं है, सोफ़ा एक न्यूट्रल जेंडर की चीज़ है, सोफ़ाज नहीं लिख सकते आप। जैसे चेयर है, तो चेयर्स आप नहीं लिख सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पजेसिव बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ राइटर्स इनको पजेसिव बनाने से परहेज करते हैं आज भी, और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, वो लिखते हैं आरबीआई बैन। वो ये कहते हैं चाहे ये कितने भी पर्सोनिफाइड हों, लेकिन हम इनका पजेसिव नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों ही ठीक हैं, कोर्ट डिसीजन, कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट फैसला, कोर्ट्स फैसला, आरबीआई बैन, आरबीआई बैन, ये सब एक ही बातें हैं। इनके अंदर ज़्यादा दिमाग मत घुसाओ, ऐसी चीज़ों में घुसाओ जहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, कह रहे जी petitioners before the court view the idea of giving of legal status for marriages between people belonging to same sex as a natural consequence of 2018 judgment decriminalizing homosexuality। कह रहे petitioners जो हैं, petitioner कौन होते हैं? याचिकाकर्ता, जो अपनी PIL को कोर्ट के सामने दायर करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। कह रहे हैं जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने कोर्ट में PIL डाली है इस मामले पे, कह रहे हो किसके सामने? कोर्ट के सामने। कह रहे वो देखते हैं इस आइडिया को, इस विचार को जो है दे देने का कानूनी दर्जा ऐसी शादियों को जो हो रही है एक ही जेंडर के लोगों के बीच, दो आदमियों के बीच, दो औरतों के बीच। और कैसे दर्जा देना इनको? कह रहे ये देखते हैं इसको एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस के तौर पे, प्राकृतिक नतीजे के तौर पे, जो अपने आप आना ही था ऐसा नतीजा। और वो है 2018 की जजमेंट का, जो डीक्रिमिनलाइज करती है, जो गैर कानूनी नहीं बनाती है। डीक्रिमिनलाइज करना मतलब किसी गैर कानूनी चीज़ को कानूनी करार कर देना। जो कानूनन सही करार करती है होमोसेक्सुअलिटी को, ये आप समझते हैं होमोसेक्सुअलिटी क्या है? गे और लेस्बियन जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। आगे बात समझ में? तो पेटिशनर्स इसलिए कोर्ट के सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2018 में कोर्ट ने बोल दिया था कि हमारे देश में गे और लेस्बियन होना कोई कानूनी अपराध नहीं है और आप साथ में रह भी सकते हो। तो इसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस तो यही हुआ ना कि अब गे और लेस्बियंस शादी भी कर पाएंगे, और सरकार या फिर देश उन शादियों को एक्सेप्ट भी करेगा, लीगल स्टेटस भी देगा। तो अभी तक सरकार ने नहीं दिया, तो हम कोर्ट को पूछते हैं याचिका डाल के कि क्यों नहीं दिया। पेटिशनर्स की वर्ब है व्यू। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, परिणाम, किसी चीज़ का फल। होमोसेक्सुअलिटी आपको समझा चुके हैं, रोमांटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेम सेक्स। अब देखो ये दो वर्ड्स हैं, होमोसेक्सुअलिटी और हेट्रोसेक्सुअलिटी। अगर आप होमोसेक्सुअलिटी में बिलीव करते हैं तो आप सेम सेक्स मैरिजेज में, सेम सेक्स रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर हेट्रोसेक्सुअलिटी में बिलीव करते हैं तो आप जो है डिफरेंट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप हेट्रोसेक्सुअल हैं तो आप स्ट्रेट हैं, जैसी दुनिया चलती है उसी हिसाब से चलते हैं। और अगर आप होमोसेक्सुअल हैं तो आप थोड़े से डिफरेंट हैं, आपको अपने ही जेंडर में रोमांटिक रिलेशनशिप्स की डिज़ायर होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, होमो एंड हेट्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमो का मतलब ही होता है सेम, है ना, तो सेम सेक्स हो गया। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो मतलब मेल फीमेल और फीमेल मेल। आगे कह रहे हैं जी, द गवर्नमेंट हाउएवर कंटेंड्स दैट देयर इज़ नो नीड टू डिपार्ट फ्रॉम द हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैरिज। अब देखो सरकार का क्या व्यू है। कह रहे जी चाहे कितनी भी ये जजमेंट आ गई हो 2018 की, हमारी सरकार आज भी कंटेंड करती है इस मामले पे, अपनी राय इस प्रकार से रखती है, जोर दे करके अपनी बात कहती है, दैट वो ये कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है डिपार्ट फ्रॉम करने की, दूर जाने की, डेविएट होने की, रास्ता बदलने की। और किससे?
हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग से शादी की। अब देखो हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है, अभी तो बताया आपको। हेट्रोसेक्सुअलिटी जो है ना, वो हमारे मैरिज के इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन है। दुनिया में हज़ारों सालों से अगर शादियां होती आ रही हैं तो मेल और फीमेल के बीच में हो रही हैं। हेट्रोनॉर्मेटिव हमारी अंडरस्टैंडिंग है शादी की। तो अभी अभी आज पिछले 20-30 सालों में नया चलन आया है कि आदमी भी आदमी से करेगा, औरत भी औरत से करेगी। तो ये हेट्रोनॉर्मेटिव नॉर्म से हम थोड़ा सा डिपार्ट हो रहे हैं, है ना। हमारे हिसाब से शादी कोई भी किसी से भी कर सकता है। एक लड़की किसी पेड़ से भी कर सकती है। आजकल नया ज़माना यही कह रहा है ना, आप चाहो तो किसी पेड़ से शादी कर लो, आपकी इच्छा हो रही है तो आप माई बॉडी माई वे, इस तरीके से चल रहा है आजकल। तो ये हेट्रोनॉर्मेटिव नॉर्म जो है ना, उससे हम डिपार्ट कर रहे हैं। और हमारी सरकार बोल रही है कि अभी वक्त नहीं आया भारत में इस नॉर्म से आप डिपार्ट फ्रॉम करें ऑफिशियली, है ना। पेड़ों से शादी करना, एक दूसरे से शादी करना, आदमी आदमी का, औरत औरत का। गवर्नमेंट की वो है कंटेंट्स, नीड की वो है इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेड़ों वाली बात सच बोल रहा हूँ मैं, आजकल चल रहा है, ये भी एक मूवमेंट चल रही है कि हमारा मन है कि हमारे घर के आंगन में जो पेड़ लगा हुआ है हमें उससे शादी करनी है, तो सरकार हमें नहीं रोक सकती। कह रहे जी इवन इफ देयर ought टू बी सच अ चेंज इट मस्ट कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर। और फिर सरकार ने ये भी बोला कि अगर कोई ought टू बी होना भी चाहिए, कोई चेंज, कोई बदलाव, तो ये आना चाहिए लेजिस्लेचर से, यानी कि विधानसभा से, संसद से या पार्लियामेंट से। आगे बात समझ में। स्टेट और सेंटर के जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट है, वहाँ से ये बदलाव आए, ना कि कोर्ट इन बदलावों को लेकर के आए। ये सरकार का मानना है। चेंज की वर्ब है ought टू बी, इट की वर्ब है मस्ट कम फ्रॉम। लेजिस्लेचर आपको मैंने बता दिया, जो लेजिस्लेशन बनाता है, देश में कानून बनाता है, और कानून बनाता है संसद और विधानसभा। चलिए ये ought to वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं फटाफट से। ये 4 तरह की आप मॉडल वर्ब्स देखेंगे जो अर्जेंसी के लिए यूज़ होती हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि भाई कैंडिडेट्स को ना एग्जामिनेशन के लिए रीच करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना पड़ेगा वक्त पे, ठीक है। अब इस बात को बोलने के 4 तरीके हैं। आप चाहें तो लिखें कैंडिडेट्स हैव टू, अगर आप चाहें तो लिखें कैंडिडेट्स मस्ट, चाहे तो लिखें कैंडिडेट्स शुड, और चाहे तो लिखें कैंडिडेट्स ought टू। अब आप पूछोगे सर चारों का मतलब यही है कि पहुंचना चाहिए कैंडिडेट्स को जल्दी या वक्त पे, तो इनमें फ़र्क क्या है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं कि कोई चॉइस नहीं है आपके पास इसके अलावा। मस्ट का मतलब है जी चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा इससे जो है वीक है। और शुड का मतलब है चाहिए, ये मस्ट से भी वीक है। और ought टू का मतलब है आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये शुड से भी वीक है। तो ये है सबसे ज़्यादा पावरफुल किसी अर्जेंसी को बताने के लिए। ये है उससे कम पावरफुल, ये है उससे कम पावरफुल, और ये है जी उससे भी कम पावरफुल। पावर का फ़र्क है चारों की इंटेंसिटी में। हैव टू का मतलब है अगर कैंडिडेट नहीं पहुंचा तो कुछ बुरा हो जाएगा उसके साथ। मस्ट का मतलब है कैंडिडेट के हित में है कि वो पहुंचे, हमारी रिक्वेस्ट है उससे। शुड का मतलब है देख ले भाई पहुंचना है तो हम तो यही कह रहे हैं पहुंचना ही है। ought टू का मतलब है पहुंच जाना, नहीं भी पहुंचा तो भी देख लेंगे, लेकिन पहुंचना है ना, नहीं भी पहुंचा तो भी देख लेंगे। समझ गए ना, मीनिंग ऐसा निकल रहा है। अब जो कॉन्सेप्ट आपसे समझाना चाह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको मिली गई, सिंपल सी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ऐसे देना चाह रहा हूँ मैं आपको। अगर इनको नोट वाला सेंटेंस बनाना हो, मान लीजिए यहाँ मस्ट के बाद में नोट लिखना हो, तो आप तो लिख देंगे, है ना, नोट ऐसा लिख ही देंगे। लेकिन ought टू के बाद में नोट सीधे सीधे नहीं लिखा जा सकता। कैसे? अगर आप ऐसा लिख रहे हो ना, कैंडिडेट्स ought टू नोट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? टू को नोट से पहले नहीं बल्कि नोट के बाद में रखें। आप यहाँ लिखें कैंडिडेट्स ought नॉट टू, ठीक है। बाकी सब में तो क्या होता है, मस्ट नोट लिख देते हैं सीधे सीधे, आप शुड नोट लिख देते हैं सीधे सीधे, है ना। लेकिन ought के साथ में ought टू नोट नहीं आएगा, इसके साथ में आएगा ought नॉट टू। नोट जो है टू से पहले आएगा। आज के क्विज में एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे, ought टू या ought नॉट टू। कह रहा है द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर इट शुड इंटरप्रेट प्रोविजंस ऑफ मैरिज लॉ इन इंडिया, स्पेशली द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एज परमिटिंग मैरिटल यूनियंस बिटवीन सेम सेक्स कपल्स। कह रहे सवाल जो है सरकार के सामने वो ये है, हाँ या ना, इसको इंटरप्रेट करना चाहिए, इसको, इस मामले को इंटरप्रेट करना समझते हैं ना, एक्सप्लेन करना। कह रहे इसको व्याख्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उन प्रोविजंस की, उन धाराओं की, उन कानूनों की जो बने हुए हैं मैरिज लॉज में इंडिया के अंदर। कह रहा है खास करके स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। और कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? इंटरप्रेट करना चाहिए कि वो परमिट करने जैसा हो, वो अलाउ करने जैसा हो शादी वाले रिश्तों को, मैरिटल यूनियंस को सेम सेक्स कपल्स के बीच। तो कोर्ट के सामने अब यही सवाल है कि जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के अंदर कैसे इंटरप्रेट करके गेज और लेस्बियंस को अलाउ किया जाए कि वो भी शादी कर सकें, खास करके स्पेशल मैरिज एक्ट में 1954 में।
ठीक है। अब ये एक्ट क्या होता है ये आपको आगे बता दिया जाएगा। सब सेंटेंस की आत्मा, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपको पकड़ना है। सवाल कोर्ट के सामने यही है कि कैसे जो कानून अभी मौजूदा कानून है उनमें से कोई रास्ता निकाला जाए इन सभी तरह के रिश्तों के लिए। क्वेश्चन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है शुड इंटरप्रेट। मैरिटल का मतलब होता है जो शादी से रिलेटेड हो, कॉन्जुगल हो या नप्शनल हो, है ना, जो शादी से जुड़ा हुआ हो। तो ये दोनों वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब बताएगा 54 का एक्ट क्या है। कह रहे द एक्ट अलाउज द सोलेमनाइजेशन ऑफ अ मैरिज बिटवीन टू पर्सन या एनी टू पर्सन्स एंड इज़ यूज्ड बाय दोज हु आर अनेबल टू रजिस्टर देयर मैरिजेस अंडर द देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज। कह रहा है ये 54 का एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये अलाउ करता है सोलेमनाइजेशन को। अब क्या होता है जी, ये किसी चीज़ को पब्लिकली, सेक्रामेंट को, रिचुअल को पब्लिकली परफॉर्म करना। जनरली सोलेमनाइजेशन जो है शादी के लिए यूज़ किया जाता है ना। ये एक्ट जो है शादी को अलाउ करता है, शादी के इंस्टीट्यूशन को समझ के ना आगे बढ़ाता है किन्हीं भी दो लोगों के बीच में। और कह रहा है यूज़ किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो अनेबल हैं रजिस्टर करने के लिए अपनी शादी को अपने अपने पर्सनल लॉज में। तो हिंदूज़ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ है। अगर कोई हिंदू और मुस्लिम शादी करना चाहे तो ना तो हिंदू मैरिज एक्ट में उसकी शादी हो रही, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ में हो रही, तो वो क्या करेंगे, ऐसे कपल स्पेशल मैरिज एक्ट में 1954 में शादी करेंगे, उनके मैरिज सर्टिफिकेट पे स्पेशल मैरिज एक्ट जो है साइड किया जाएगा। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसे ही बना है भारत में कि जो शादी नहीं कर सकते ना रिलीजन की वजह से, वो लोग कोर्ट में आए, कोर्ट उनकी शादी करवाएगी नए एक्ट के अंदर। आगे बात समझ में, इस एक्ट का आपको मीनिंग पता लग गया ना। एक्ट की वर्ब है अलाउस, वी हु की वर्ब है आर, अलाउज द यूज़, अलाउज द सोलम, है ना। एक्ट की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है अलाउज, दूसरी वर्ब है इज़ यूज्ड। ये है एक्टिव में, दूसरी है पैसिव में, ठीक है। एक्ट अलाउज एंड एक्ट इज़ यूज्ड। चलिए और बढ़ें आगे। कह रहे जी द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल रिलेशंस बिटवीन एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स हैज़ रिमूव्ड द स्टिग्मा अटैच्ड टू होमोसेक्सुअलिटी। कह रहे सरकार ने ये आर्ग्यू किया है, सरकार का ये दलील है। क्या दलील है सरकार की भाई? सरकार का ये दलील है कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन है, जो गैर कानूनी नहीं बनाने का काम है। डीक्रिमिनलाइजेशन समझ गए, किसी चीज़ को क्रिमिनल ना रहने देना, किसी चीज़ को गैर कानूनी दर्जा उसका उससे लेके उसको कानूनन बना देना सही। तो सरकार का ये मानना है कि सही बनाने का जो काम है कानूनन तौर पे, कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स को, आपसी सहमति से बनने वाले रिश्तों को, और किसके बीच में, ऐसे एडल्ट्स के बीच में, ऐसे 18 से बड़ी उम्र के लड़के लड़कियों के बीच में जो सेम सेक्स के हैं। कह रहा है ये काम जो है ना, इसने रिमूव कर दिया है उस स्टिग्मा को, उस कुंठा को जो जुड़ी हुई है, अटैच्ड है होमोसेक्सुअलिटी से। सरकार कह रही है कि हम पहले से ही कुंठा को हटा चुके हैं। कह रहा है लेकिन बट हैज़ नॉट कन्फर्ड द राइट ऑफ मैरिज। कह रहा है लेकिन ये कन्फर नहीं करती है, ये अकॉर्ड या ग्रांट नहीं करती है शादी के जो है राइट को, हक को। समझ गए सरकार का ये बोलना है। सरकार कहती है कि तुम रहो साथ में, जो करना है करो साथ में, म्यूचुअली कंसेंसुअल होना चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए कि इसने मेरे साथ ये कर दिया। अपनी मर्जी से करोगे तो ठीक है, हम आपको कुछ ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप ये हो वो हो। कह रहे लेकिन आज भी हम आपको शादी का रिश्ते का हक नहीं दे सकते हैं। कोई भी जजमेंट आ जाए उससे आपको ये राइट नहीं मिल जाएगा कि आप हस्बैंड वाइफ कहलाने लगो। यूनियन गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ आर्ग्यूड, डीक्रिमिनलाइजेशन की वर्ब है हैज़ रिमूव्ड। अच्छा, डीक्रिमिनलाइजेशन की दूसरी वर्ब है हैज़ नॉट कन्फर्ड। इट हैज़ रिमूव्ड द स्टिग्मा, इट हैज़ नॉट कन्फर्ड द राइट। ठीक है, दोनों एक्टिव में। कन्फर करना मतलब देना, अकॉर्ड करना किसी चीज़ को। चलिए, कुछ और देखने वाला नहीं है ना इसमें, समझ में आ रही है चीज़ें। कंसेंसुअल मतलब आपसी सहमति से हो और एग्रीमेंट से हो, समझ गए ना, यूनानिमसली हो, सबकी इच्छा रजा सहमति से हो। स्टिग्मा आप जानते हैं, अ सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस, कुंठा। करंट दैट द स्टेट इज एंटाइटल्ड टू लिमिट इट्स रिकॉग्निशन टू मैरिजेस इन्वॉल्विंग होमोसेक्सुअल कपल्स। और कह रहे सरकार ये भी मानती है कि स्टेट जो है, राज्य जो है, वो एंटाइटल्ड है, उसको हक है। एंटाइटल होना मतलब किसी चीज़ का अधिकार होना। तो सरकार के पास अधिकार है, हक है लिमिट करने का इसकी रिकॉग्निशन को, पहचान को। और किसके लिए? उन मैरिजेस के लिए जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। तो सरकार के पास पूरा हक है कि ये सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल जो हैं, स्ट्रेट कपल्स जो हैं, आदमी और औरत जिसमें कपल बने हुए हैं, सिर्फ वहीं तक शादी को लिमिट रखे, है ना। आप इसको मजबूर नहीं कर सकते हो सरकार को कि ये बोलने लगे कि हाँ जी हर तरह की शादी है, जिस मर्जी से शादी कर लो आप। ठीक है, स्टेट की वर्ब इज हेट्रोसेक्सुअल, आप समझ गए हैं, स्ट्रेट। चलिए, कह रहा है देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इट क्लेम्स इन कीपिंग सेम सेक्स कपल्स आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैरिज। कह रहा है जी इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, सरकार कह रही है, इसका ये दावा है, इट क्लेम्स। और किस चीज़ में? कीप करने में, रखने में सेम सेक्स कपल्स को
शादी की डेफिनेशन से बाहर। आगे बात समझ में? कुल मिला के शादी के इंस्टीट्यूशन को सेव करने की कोशिश कर रही है यूनियन गवर्नमेंट। वो चाहती है कि शादी के इंस्टीट्यूशन को जो है बदलते ज़माने के साथ बहुत तेज़ी से ना बदला जाए, है ना, इस तरह से ना बदला जाए कि लोगों का शादियों से विश्वास उठ जाए। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन की वर्ब है इस, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इट की वर्ब है क्लेम्स। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब यहाँ पे बताएगा सरकार कितनी सही है और कितनी गलत है। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ द इक्वालिटी नॉर्म द सेंट्रल क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा है अगर इक्वालिटी नॉर्म्स की टर्म में देखें, जो सेंट्रल क्वेश्चन है, जो सबसे मुख्य सवाल है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्विस्टेड नहीं है। वो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। क्वेश्चन की वर्ब है इज़, कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा, है ना, ट्विस्टेड। समझते हो ना पेचीदा? क्या क्वेश्चन है वो? कह रहा है इट कैन बी रिकॉग्नाइज दैट नो सिविल राइट अवेलेबल टू मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स और टू बी डिनाइड टू दोस हु बिलोंग टू द सेम जेंडर। कह रहा है जी ये रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है कि कोई भी सिविल राइट, कोई भी आपके नागरिक अधिकार जो हैं, जो अवेलेबल हैं मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को, ऐसे कपल्स को जो शादीशुदा हैं और हेट्रोसेक्सुअल हैं, है ना, मेल और फीमेल से बने हुए हैं, एक जैसे नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल हैं, डिफरेंट कपल, डिफरेंट जेंडर के लोगों की शादी है। कह रहा है ऐसा कोई भी नागरिक अधिकार जो इनको मिला हुआ है, कह रहा है जी उसको डिनाई किया जाना चाहिए टू दोज, उन लोगों को जो सेम जेंडर के हैं और शादी करने की कोशिश करते हैं। सारा सवाल इसी चीज़ का है कि शादी करना और शादी के बाद में जो अधिकार मिलना वो इस तरह के जेंडर के लोगों को मिले या ना मिले, है ना। गेज और लेस्बियन की शादी में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो या ना हो, कैसे वो बच्चों को गोद में लेंगे, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ही सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। इट की वर्ब है कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, सिविल राइट की वर्ब है ऑट टू बी डिनाइड। आगे कह रहा है द इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इश्यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन मे नॉट पोज इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज। कह रहा है जो सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऐसे इश्यूज़ पे जो है प्रॉपर्टी का और सक्सेशन का, जो है जायदाद का और वसीयत का, कह रहे हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है पोज करे, ये ज़रूरी नहीं है खड़ा करे, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को जो इनसरमाउंटेबल हैं, जिनको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, जो समझ गए ना, जिनको डिफ़िकल्ट टू ओवरकम है। कह रहे ये सवाल सब हल हो जाते हैं अगर आप में इरादा हो, अगर आप में मन में ठान लो कि भाई सेम सेक्स जेंडर्स को भी अधिकार देंगे, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं कि कौन किसकी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा, है ना, कैसे काम होंगे सारे। कॉन्सिक्वेंसेस की वर्ब है मे नॉट पॉज। इंसिडेंटल का मतलब है सेकेंडरी, जो मेन ना हो, जो समझ गए ना, जो कंटिंजेंट हो, कमिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंस इन समथिंग प्राइम इन इंपॉर्टेंस। चलिए, इनसरमाउंटेबल आप समझ चुके हैं, जिसको माउंट करना मुश्किल हो, ऐसा पहाड़ जिसको चढ़ना मुश्किल हो, या ऐसा काम जिसको करना मुश्किल हो। कह रहा द सेंटर्स अदर आर्ग्यूमेंट इन्वोकिंग रिलीजियस नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज अगेंस्ट रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस इज वीक एंड इनएडिक्वेट। कह रहा सेंटर का जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, जो इन्वोक करता है धार्मिक नॉर्म्स को और सांस्कृतिक मूल्यों को, कल्चरल वैल्यूज़ को, और किसके खिलाफ, रिकॉग्नाइज करने के खिलाफ, पहचान देने के खिलाफ गेस और लेस्बियन मैरिजेस को। कह रहे ये आर्ग्यूमेंट भी वीक और इनएडिक्वेट है, ये आर्ग्यूमेंट भी कमज़ोर और अपने आप में कमतर है। कोर्ट का ये मानना है, या इस आर्टिकल के एडिटर का ये मानना है कि ये कल्चरल वैल्यू से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है कि ऐसी शादियाँ होंगी या नहीं होंगी, है ना। रिलीजन के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई कि इन शादियों के लिए आपको क्या करना है। आर्ग्यूमेंट की वर्ब है इज। कह रहे जी इट इज़ फ्यूटल टू आर्ग्यू दैट इट विल अंडरमाइन फेथ और रॉक सोसाइटल वैल्यूज़। कह रहे ये चीज़ निरर्थक है बहस करना, फ्यूटल है, मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है। और क्या आर्ग्यू करना, दैट वो ये कि इस तरह की शादियाँ कमज़ोर बनाएंगी हमारे यकीन को, हमारे रिलीजन को, या रॉक करेंगी, हिला करके रख देंगी, और किसके, समाज के मूल्यों को, समाज की वैल्यूज़ को, है ना। कि इस बहस में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आधे लोग बोलेंगे हाँ ये हिला के रख देंगी, आधे लोग बोलेंगे नहीं हिला के रखेंगी। तो ये बहस ऐसी है जो 50-50 रहेगी हमेशा। इस बहस के चक्कर में कभी मत पड़ो। इट की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है इज़, फ्यूटल मतलब पॉइंटलेस या मीनिंगलेस। इट की वर्ब है विल अंडरमाइन एंड विल रॉक। अंडरमाइन करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, रॉक करना, किसी चीज़ को हिला के रख देना। रॉक म्यूज़िक कैसा होता है, आपको हिला के रख देता है ना, रॉक करना, किसी को ऐसे झकझोर देना। सोसाइटल वैल्यूज़ आप समझ गए हैं, समाज के मूल्य, समाज के जो भी समाज जिस तरीके से, जिस आइडियाज़ को लेकर के चलता है। कह रहे द मेयर फैक्ट दैट मैनी पीपल कंसीडर मैरिज टू बी अ सैक्रामेंट और अ होली यूनियन इज़ नॉट इनफ टू डिनाई इक्वल स्टेटस टू द यूनियन ऑफ पीपल ऑफ सेम सेक्स और टू अंडरमाइन इट्स एसेंशियल कैरेक्टर्स एज इकोनॉमिक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा खाली खाली यही फैक्ट्स, खाली खाली यही आर्गूमेंट कि बहुत सारे लोग कंसीडर करते हैं, शादी को मानते हैं कि वो एक सैक्रामेंट है, वो एक होली जो है, सैक्रामेंट समझते हैं रिलीजियस प्रोसेस, होली प्रोसेस,
शादी जो है एक पवित्र रिश्ता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, या फिर एक ऐसा रिश्ता है जो होली है। कह रहे ये अपने आप में इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है मना करने के लिए बराबरी के दर्जे को उन लोगों की यूनियन को, उन लोगों की शादी को जो सेम सेक्स से बिलोंग करते हैं, या फिर कमज़ोर बनाने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए शादी के मूल कैरेक्टर को, मूल चरित्र को, जो कि एक सोशल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हम देखते हैं। शादी एक सोशल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट ही है अपनी ट्रूअर टर्म्स में। शादी में क्या होता है, आप समाज और इकोनॉमी को मिक्स कर देते हैं, यही तो शादी है। तो कह रहे जी खाली यही इफेक्ट कि भाई शादी पवित्र रिश्ता है, शादी पवित्र रिश्ता है, यही बात इनफ नहीं है। आप ऐसे लोगों को मना नहीं कर सकते हो खाली इस बात से कि पवित्र रिश्ता है तो आप शादी नहीं करोगे। आप कैसे शादी कर लोगे पेड़ से, है ना, पवित्र रिश्ता है। समझ पा रहे हो, ये नई सोच है आजकल की, आज के ज़माने की, कि पवित्र रिश्ते के अंदर पवित्रता को बनाए रखना है। तो ये इस आर्टिकल के राइटर के हिसाब से ये चीज़ काफ़ी नहीं है, पवित्र रिश्ते वाला आर्गूमेंट। फैक्ट की वर्ब है इज़, पीपल की वर्ब है कंसीडर। अंडरमाइन करना मतलब कमज़ोर बनाना किसी चीज़ को। सैक्रामेंट का मतलब होता है रिलीजियस प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस, ऐसा रिचुअल जो आपके लिए होली हो। अब देखो होलीनेस से जुड़े हुए दो वर्ड्स हैं, सैक्रोसेक्ट और सैक्रिलेज। करवा चुका हूँ दोनों वर्ड्स आपको। सैक्रोसेंक्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेरी वेरी होली हों, एक्सट्रीमली पवित्र हों। समझ रहे हो आप, होली समझते हैं ना, पवित्र, एक्सट्रीमली, जो आपके रिलीजन के हिसाब से, आपकी वैल्यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा, समझ के, अनटचेबल हो। और सैक्रिलेज इसका बिल्कुल उल्टा है। सैक्रिलेज का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ द गॉड, भगवान की अवमानना। सैक्रिलेज के लिए अपने पास कुछ वर्ड्स भी हैं, जैसे कि प्रोफेनिटी और ब्लास्फेमी। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। सैक्रोसेंक्ट मतलब एक्सट्रीमली होली, एक्सट्रीमली पवित्र। सैक्रिलेज का मतलब होता है जो भगवान की अवमानना करता हो, भगवान की अनादर करता हो, प्रोफेनिटी या ब्लास्फेमी। तो ये तीनों वर्ड्स, चारों वर्ड्स दिमाग में बिठा लेना, बार बार आप इनको अपनी रीडिंग में देखोगे। जब भी भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड आर्टिकल आएगा तो ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, सैक्रोसेंक्ट, सैक्रिलेज। और ये सैक्रामेंट तो आप समझ गए, एक रिलीजियस प्रोसेस, कोई हवन है, कोई संस्कार है, कोई शादी जैसा काम है, सैक्रामेंट। चलिए, अंडरमाइन करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। आगे करें जी, वेदर द रेमेडी और टू टेक द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस, एंड इफ सो वेदर इट शुड बी थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन और लेजिस्लेटिव एक्शन इज़ द क्वेश्चन। कह रहे हैं हाँ या ना, जो रेमेडी है, जो हल है, वो लेगा और टू टेक करेगा फॉर्म को, रूप को, जो है रिकॉग्नाइज करने का, पहचान देने का सेम सेक्स मैरिजेस को। और अगर हाँ ऐसा है, एंड इफ सो, हाँ या ना, ये चीज़ होगी जुडिशियल और लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू। ये चीज़ सरकार करेगी या कोर्ट करेगी। कह रहा है यही सवाल है। सवाल अब यही है कि सारी चीज़ों का हल यही है क्या, इन शादियों को अपने वैध करार दे दें। और अगर वैध करार देना भी है तो सरकार देगी या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू या जुडिशियल एक्शन, इंटरवेंशन के थ्रू कोर्ट देगी। तो दोनों में से कौन इस चीज़ को सही ठहराने वाला है? अब सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के सामने यही है। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, किसी चीज़ का हल, इसकी वर्ब है ought to, इट की वर्ब है शुड बी। ये पूरा जो है ना, पूरा क्लोज, इसकी वर्ब है इज़। वेदर दिस विल हैपन और दैट विल हैपन इज़ द क्वेश्चन। वेदर से बनने वाला क्लोज अपनी खुद की वर्ब लेता है, और क्लोज की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, कभी भी प्लूरल वर्ब क्लोज को नहीं देंगे। देखिए रेमेडी जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इलाज, सोल्यूशन, और इसी पे एक वन वर्ड बनता है, अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हर मर्ज के इलाज के लिए एक वन वर्ड। क्या बनाओगे भाई? एक्चुअल में इसके लिए एक नहीं, डिफरेंट बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जितने आपको याद हो आप मैच करके देखना। पहला है जी क्योर ऑल। क्योर ऑल मतलब जो ऑल चीज़ों को क्योर कर सके, रामबाण बोलते हैं, है ना। फिर एक और है पेनेशिया, ये तो आपको पता ही होगा, पेनेशिया। फिर एक वर्ड है एलिक्सिर, एलिक्सिर। ये तीनों का मतलब है रामबाण बूटी, किसी चीज़ का ऐसा इलाज जो सारी समस्याओं को जुड़ी हुई को ख़त्म कर देगा। और दो वर्ड्स और लिख रहा हूँ, एक है जी स्नेक ऑयल और एक है नॉस्ट्रम। स्नेक ऑयल और नॉस्ट्रम दो ऐसी दवाइयाँ हैं जो देखने में तो लगती है बहुत मदद करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन एक्चुअल में वो नकली हैं, वो आपको पागल बनाने के लिए बेची गई हैं। समझ में आ रही है बात? स्नेक ऑयल और नॉस्ट्रम ऐसी रामबाण हैं, ऐसी पेनेशिया हैं जो दिखाई देने में पेनेशिया हैं, लेकिन वास्तव में कोई असर नहीं करती। तो ये दोनों वर्ड्स नीचे वाले भी याद कर लेना, और ऊपर वाले तो मेरे ख्याल आपको आते ही होंगे, एलिक्सिर, पेनेशिया और क्योर ऑल। ये वन वर्ड्स इसीलिए करा रहा हूँ, साथ में पढ़ते पढ़ते रिलेट कर लोगे तो वोकैब भी आपका, वोकैब का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। कह रहा है जी दैट द लेजिस्लेचर शुड बी इन्वॉल्व्ड in bringing about far-reaching changes that may impact the personal laws of all religions is indeed an acceptable proposition। कह रहा है जी ये बात की कि लेजिस्लेटिव लेचर जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट जो है शामिल होनी चाहिए,
ब्रिंग अबाउट करने में, इंट्रोड्यूस करने में फार रीचिंग चेंजेस को, ऐसे चेंजेस को जो आगे तक रीच रखते हैं, फार रीचिंग है। कह रहा है जो वही चेंज जो इम्पैक्ट करेंगे, जो असर डालेंगे और किस पे, पर्सनल लॉज पे और किसके, सभी रिलीजन्स के। कह रहे ये वास्तव में एक एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन है, ये एक ऐसा आइडिया है, ऐसी थ्योरी है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल सिर्फ एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है कि सेम सेक्स मैरिजेस को जैसे ही अलाउ किया जाएगा तो बहुत सारे पर्सनल लॉज जो है ना प्रभावित होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट प्रभावित होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बोर्ड जो है उसके कानून प्रभावित होंगे। तो यही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर समझ गए ना, कुछ सोच विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। कानून कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि पर्सनल लॉज हमारे डिस्टर्ब ना हो अलग अलग रिलीजन्स के। दैट जो है ना, दैट इसकी वर्ब है इज़। दैट इज़ इंडीड एन एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब विचार, आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्रीमाइस, स्टेटमेंट, थ्योरी, है ना। लेजिस्लेचर की वर्ब है शुड बी इन्वॉल्व पैसिव वॉइस में। दैट की वर्ब है मे इम्पैक्ट। दैट आया है बदलावों के लिए, चेंजेस के लिए। फार रीचिंग मतलब जो बहुत आगे तक रीच करते करें, जो दूर दराज के हों, है ना, आगे से आगे के। ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करना। अशर इन करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, जनरेट करना, ब्रिंग अबाउट करना। कह रहे जी अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दैट वांट्स टू ट्रीट दिस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड नॉट सीड स्पेस टू द कोर्ट्स वुड एक्ट ऑन इट्स ओन टू कंसीडर द राइट ऑफ एनी टू पीपल। कह रहे एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो जिम्मेदार है और रिस्पॉन्ड करना जानती है। कह रहे एक प्रतिक्रिया देने वाली सरकार जो है, जो चाहती है कि ट्रीट करे इस मामले को एक पॉलिसी के तौर पे, कानून के तौर पे, और ना कि वो सीड स्पेस करे, ना कि वो जगह दे दे कोर्ट को। सीड स्पेस टू करना मतलब किसी दूसरे आदमी को जगह दे देना कि आप आओ, आप करो, ना कि वो सीड स्पेस करे कोर्ट को। कह रहे जी ऐसी गवर्नमेंट जो है ना, जो ऐसा चाहती है, इतनी जिम्मेदार है, वो एक्ट करेगी खुद ही खुद अपने आप ही, ऑन इट्स ओन, कंसीडर करने के लिए राइट्स को, अधिकारों को, किन्हीं भी दो लोगों के, है ना। वो गवर्नमेंट कभी भी ऐसे मामले में ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी, वो खुद से इस पर प्रतिक्रिया करेगी। कह रहा कौन से लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे उनका जेंडर कोई भी हो। और राइट किस चीज़ का है, टू मैरी और फाउंड अ फैमिली, मैरी करने का, शादी करने का, और एक फैमिली को फाउंड करने का, एक परिवार की नींव रखने का। आगे बात समझ में। गवर्नमेंट की वर्ब है वुड एक्ट और दैट की वर्ब है वांट्स। फाउंड का मतलब होता है नींव रखना। सेम सेक्स मैरिजेज में भी आजकल शादी की फाउंडेशन रखी जा सकती है सरोगेट मदर्स के थ्रू। कह रहा है जी लेजिस्लेटिव इनएक्शन ऑन बर्निंग सोशल इश्यूज विल लेजिटिमाइज एंड इनवाइट जुडिशियल इंटरवेंशन। कह रहा है लेजिस्लेटिव इनएक्शन जो है, हमारी पार्लियामेंट की जो असक्रियता है ऐसे सुलगते हुए सोशल इश्यूज़ पे, वो सही बना देगी और इनवाइट करेगी कोर्ट की इंटरवेंशन को, कोर्ट की दखलंदाजी को। इनएक्शन की वर्ब है विल लेजिटिमाइज और विल इनवाइट। चलिए यहीं रैपअप करेंगे अपने सेशन को। आ जाओ अपने क्विज़ पे फटाफट से। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था काफ़ी। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है लेजिस्लेटिव एक्शन को लाने की क्या ज़रूरत है सेम सेक्स मैरिजेस के मामले में, इनको रेगुलेट या अप्रूव करने के लिए। तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, क्यों एक जो है कानून बनाया जाए इन शादियों को अप्रूव करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि ये डिस्टर्ब करती हैं सोशल फैब्रिक को, ये पर्सनल लॉ को जो है प्रभावित कर सकती है कई रिलीजन्स के, ये जो है समाज में शादी के इंस्टीट्यूशन को जो बड़ा सैक्रोसैंक्ट है, पवित्र है, उसको हिला के रख सकती हैं, या फिर ये खतरे में डाल देंगी सिविल राइट्स को उन पार्टियों के जो सेम सेक्स मैरिजेस में इन्वॉल्व है। तो क्या रीज़न है चारों में से सबसे बड़ा कि इनके लिए अलग से कानून बनाया जाए। गहरा क्वेश्चन है। आजकल क्वेश्चन थोड़े से इसी तरीके के बना रहा हूँ। आर्टिकल को एक बार फिर से पढ़ लेना फटाफट से 2 मिनट में, है ना, ताकि इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सको। कोशिश करना निकालने की। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है। सेकंड में आपसे पूछा है जी 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो हम अच्छे से कर ही चुके हैं, मेरे ख्याल से आंसर बहुत ईजी है, सीधे निकल जाएगा। थर्ड में पूछा है जी एक नकली दवा सभी डिसीजेज़ की क्योर बन के जो आए, उस नकली दवा को क्या बोलते हैं। तो ये 2 मीनिंग मैंने इसके बताए हुए हैं आपको, दोनों में से कोई भी लिख दोगे आंसर निकल आएगा। चौथे में सेंटेंस को इंप्रूव करना है, इस पार्ट में इंप्रूवमेंट आएगी, कोशिश करना लाने की, और टू वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। पाँचवें में सैक्रिलेज का आपसे एंटोनिम पूछा है, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। तो निकाल लो भाई कहाँ से एंटोनिम मिल रहा है आपको। सैक्रिलेज, सैक्रोसैंक्ट, सैक्रामेंट करवा चुका हूँ ना सारे वर्ड्स। 6 में ऐसे पूछिए जी कोई चीज़ जो ओवरकम नहीं की जा सकती, ऐसी चीज़ जिस पे पार पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा पहाड़ जिसको चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या 1 वर्ड लगाओगे इसके लिए। 7वें में आपको एक फिलर दिया है और 3 ऑप्शंस हैं, इंसिडेंटल, कॉन्जुगर और सोलेम। तो देखो कौन सा आपके हिसाब से सही बैठेगा। कोशिश दो अच्छी सी अपने हिसाब से। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए, मैच कर लेना। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, है ना, कमेंट सेक्शन में ही। और पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, क्या इन मैरिजेस को आपके हिसाब से वैधानिकता मिलनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल सभ्य भाषा में 3-4 सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करना इंग्लिश में, ताकि आपकी इंग्लिश दुरुस्त हो। अंटिल देन।
कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।